हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका विद्या इंस्टीट्यूट गोरखपुर में। और मैं मन्नू चौधरी आपको बताऊंगा समावेशी शिक्षा के बारे में। तो सबसे पहले जानते हैं कि समावेशी शिक्षा होता क्या है। तो समावेशी शिक्षा एक प्रणाली है, एक शिक्षा प्रणाली है जो ये बताती है कि चाहे कोई सामान्य बालक हो या फिर विशिष्ट बालक हो, उनको शिक्षा प्राप्त करने का बराबर अवसर मिलना चाहिए बिना किसी भेदभाव के। चाहे उसका लिंग कुछ भी हो, चाहे उसकी जाति कोई सी भी हो, चाहे उसका वर्ग कोई सा भी हो, उस चीज़ पर हमें ना ध्यान देते हुए सभी बच्चों को समान रूप से शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। और ये उनका एक अधिकार भी है, राइट टू एजुकेशन का एक उनका अधिकार भी है। तो सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अब देखो, बढ़ते हैं आगे। समावेशी शिक्षा के जो विशेष विद्यालय या कक्षा को स्वीकार नहीं करता, मतलब कि समावेशी शिक्षा ये कहता है जो भी जिसके के अंदर मेंटली डिसेबिलिटी है या फिर फिजिकल डिसेबिलिटी है, तो ये नहीं कि उनको एक अलग कक्षा में पढ़ाया जाए या फिर उनके लिए एक अलग से स्कूल खोला जाए। इस तरीके की व्यवस्था को समावेशी शिक्षा क्या करती है, अवॉइड करती है, नेगलेक्ट करती है, उस चीज़ को नहीं मानती है। क्योंकि वो कहती है कि समावेशी शिक्षा क्या होनी चाहिए, सभी बच्चों के साथ उन पर विशेष तौर पर फोकस करके सभी बच्चों को शिक्षा प्रदान की जानी चाहिए। अब देखो, इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला होता है फिजिकल डिसेबिलिटी, दूसरा होता है लर्निंग डिसेबिलिटी और तीसरा होता है चिल्ड्रन फ्रॉम। तो फिजिकल मतलब कि शारीरिक या मानसिक, कोई मतलब कि किसी को सुनाई कम जाता है या फिर कोई देख कम पाता है, या फिर कह देते हैं कि शारीरिक डिसेबिलिटी के कोई चलने में असमर्थ है, कोई लिखने में असमर्थ है या फिर कोई बोलने में असमर्थ है, उसको बोल देंगे हम शारीरिक डिसेबिलिटी। और दूसरा होता है अधिगम अक्षमता, मतलब कोई बी को डी समझ लेता है या डी को बी समझ लेता है, या फिर और भी बहुत सारे ऐसे वर्ड हैं जो वो उल्टा बना देता है। तो जैसे जे को वो बाई बना देता है। इस तरीके की डिसेबिलिटी जो होती है वो क्या होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी। तो ये, और चिल्ड्रन फॉर्म क्या होती है, अनुसूचित जाति और SC ST जो वर्ग के लोग होते हैं, उनके लोगों को हम क्या करते हैं, ध्यान में रखते हुए उनके लिए अलग से व्यवस्था नहीं करेंगे कि मान लिया कोई अगर SC कैटेगरी का है या ST कैटेगरी का है या फिर जनरल कैटेगरी का है, तो उनके लिए हम अलग अलग कक्ष बनाएं। सबको साथ में शिक्षा प्रदान करनी चाहिए। अब देखो, समावेशी शिक्षा का बेसिकली उद्देश्य क्या है। तो समावेशी शिक्षा का उद्देश्य किसी भी बालक, चाहे वह शारीरिक रूप से या विकलांग रूप से या मानसिक रूप से कमजोर ही, चाहे वह किसी भी जाति का हो, तो मतलब वो चाहे मेंटली डिसऑर्डर हो या फिजिकल डिसऑर्डर हो या फिर किसी भी कास्ट से रिलेटेड हो, उसको विद्यालय में दाखिले से वंचित नहीं रखा जाएगा। मतलब ये इन सब चीज़ों का उसको बहाना दे करके हम ये नहीं कहेंगे कि तुम्हें स्कूल में एडमिशन नहीं दिया जाएगा या फिर तुम्हें पढ़ाया नहीं जाएगा। और विशिष्ट बालकों का पता लगाकर उनको किसी भी प्रकार की असमर्थता का पता लगाकर उनसे दूर करते हैं। तो जो उनमें विशेष बालकों में अगर कोई किसी भी तरीके की डिसेबिलिटी है, सपोज करो किसी में मेंटली डिसेबिलिटी है, कोई बी को बार बार डी समझे जा रहा है, तो उसको क्या करते हैं, जो टीचर होगा उस चीज़ को पता करके कि ये बी को डी क्यों बना रहा है। जैसे आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमी पर, तो तारे जमीन पर क्या होता है, उसको यही डिसेबिलिटी होती है कि वो बी को डी समझता है और डी को बी समझता है। तो इस तरीके की डिसेबिलिटी का पता लगाकर उसका उपचार करना चाहिए। अब देखो, बच्चों को आत्मनिर्भर बनाकर समाज की मुख्य धारा से जोड़ना चाहिए। आत्मनिर्भर मतलब होता है कि बच्चों को खुद से नॉलेज गेन करने की क्षमता होनी चाहिए कि बच्चे अपने आप से करके सीख सकें। और विभिन्न आवश्यकता वाले बालकों की आवश्यकता ने अनुकूल शारीरिक और मनोवैज्ञानिक वातावरण का निर्माण करना चाहिए। तो उनके हिसाब से जो भी उनको सुटेबल हो, एटमॉस्फेयर का निर्माण करना चाहिए जो उनके लिए लाभदायक हो, जिनसे बच्चे सीख सकें। और लास्ट पॉइंट आता है इसमें, प्रारंभ से ही समर्थी और असमर्थी बालक को समाज में एक साथ मिलजुल कर रहने के लिए प्रेरित करना। तो बच्चों में भ्रातृ प्रेम की भावना जगानी चाहिए। मतलब ये नहीं होना चाहिए कि भाई हम ही हैं, बस दूसरे से किसी से कोई लेना देना नहीं, या फिर आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे हैं। उस सब चीज़ों को नेगलेक्ट करके बच्चों में ये बात पहुँचानी चाहिए कि उन्हें आपस में मिलजुल कर रहना चाहिए। अब आगे देखते हैं समावेशी शिक्षा के महत्व क्या क्या है। तो इसके महत्व हैं, समावेशी शिक्षा प्रत्येक बच्चे के व्यक्तित्व और शक्तियों का विकास करती है। तो ये इसका एडवांटेज हो गया कि समावेशी शिक्षा जो होगी वो क्या करेगी, सभी बच्चों में एक अच्छी पर्सनैलिटी, मतलब कि व्यक्तित्व, एक अच्छे चरित्र का निर्माण करती है। प्रत्येक प्रकार तथा प्रत्येक श्रेणी के बालकों को आत्मनिर्भर की भावना का विकास करती है। तो उनमें आत्मनिर्भर मतलब खुद से सीखने में सक्षम बनाएगा, खुद से कुछ करने के लिए सक्षम बनाएगा। अब मान लीजिए कोई बच्चा है, वो लिखने में असमर्थ है, मतलब पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा है, प्राइमरी का बच्चा है, वो
परेशान हो रहा है, पेंसिल बार बार गिर जा रहा है। अब ये तो होगा नहीं कि उसका सारा काम 1-2 दिन कर दिया आपने या हमेशा आप किए जाओगे, तो ये चीज़ एकदम गलत है। अगर बच्चा एक दिन पकड़ने के लिए मना कर रहा है तो दोबारा कोशिश करो, तिबारा कोशिश करो, चाहे जितनी बार कोशिश करो, लेकिन बच्चे को आत्मनिर्भर बनाना चाहिए। वो खुद से लिखे उस चीज़ को, खुद से पढ़े उस चीज़ को, तब उसके लिए बेनिफिटेबल है। तो ये चीज़ बताती है समावेशी शिक्षा। अब आगे बढ़ते हैं हम इसमें, विद्यालय में समावेशी शिक्षा प्रदान किए जाने में अध्यापक की भूमिका। अब इसमें समावेशी शिक्षा जो प्रदान की जाती है उसमें अध्यापक की क्या भूमिका होती है। तो देखिए, अध्यापक की क्या भूमिका होती है। दृष्टिबाधित बालक, मतलब जिनकी आँख, मतलब जो देखने में असमर्थ होते हैं, या ऐसे बालक जो देखने में कठिनाई होती है, उन्हें वर्ड अक्षरों वाली किताबें, बड़े अक्षरों वाली किताबें देनी चाहिए। तो एक लिपि होती है ब्रेल लिपि, एक लिपि होती है ब्रेल लिपि। तो ब्रेल लिपि में क्या होते हैं, 6 पॉइंट होते हैं, मतलब कि 6 चिन्ह होते हैं, और इन चिन्हों से मिलके क्या होता है, वर्ड बने होते हैं। अब 6 चिन्हों से मिलके जब वर्ड बने होते हैं तो जो दृष्टिबाधित बालक होते हैं वो क्या करते हैं, उनको स्पर्श करके अक्षरों की पहचान करते हैं। तो ये उनके लिए एक अच्छी चीज़ होती है, जो भी दृष्टिबाधित बच्चे होते हैं। और दूसरी चीज़ क्या आती है, श्रवण बच्चे, मतलब जो सुनने में सक्षम है, उनको बोलते समय कठिनाई होती है, या फिर कुछ बच्चों को देखने में कठिनाई होती है, कुछ को सुनने में कठिनाई होती है। तो ये चीज़ होती है। अब अधिगम में असमर्थ बालकों को व्यवहारिक रूप से तस्वीरों के माध्यम से शिक्षा प्रदान करना। तो जो बालक मतलब सुन नहीं सकते लेकिन देख अच्छे सकते, तो उनको क्या करना चाहिए, उनके लिए कुछ ऐसा इक्विपमेंट लाना चाहिए या ऐसी सामग्री की व्यवस्था करनी चाहिए जिनसे वो देख सके और अच्छे से समझ सके। मतलब कि जैसे मान लिया हमें कोई स्टोरी समझानी है, सपोज करो एक ग्राउंड लेवल पर जब हम बच्चों को समझाते हैं, प्राइमरी का बच्चा होता है या फिर जूनियर का बच्चा होता है, तो उसको समझाने के लिए हम अक्सर एक स्टोरी का निर्माण करते हैं, जैसे कौवे की और वो पानी वाली प्यासा कौवे की कहानी जो होती है। तो उसमें अगर हम पिक्चरों को, आपको विशिष्ट बालक क्या होता है, तो बेसिकली आपने देखा होगा कि स्कूल में 2 तरीके के बालक होते हैं, एक तो होता है सामान्य बालक और दूसरा होता है विशिष्ट बालक। तो 2 तरीके के बालक आपने पढ़ा होगा। तो सामान्य बालक क्या होता है, जो जनरली पूरी तरीके से संतुलन में रहता है, और विशिष्ट बालक होता है जिसमें कुछ अलग तरीके की चीज़ पाई जाती है, जैसे कि चाहे उसकी मानसिक योग्यता हो या फिर उसमें एक तरीके से कह दें हम कि शारीरिक विशेषता हो। तो इन 2 तरीकों से वो अलग हो सकता है। जैसे इसमें कुछ बालक मंदबुद्धि के भी आ सकते हैं, तो वो मेंटली हो गए, मतलब मानसिक तौर से वो मानसिक विशेषता हो गई। और कुछ पिछड़े हुए होते हैं, मतलब कुछ को नॉलेज गेन करने में थोड़ा प्रॉब्लम आती है, उन्हें एक बात को 10 बार बताएंगे तो उनको समझ में नहीं आती है। कुछ शारीरिक दोष वाले होते हैं, मैंने बताया था कि डिसेबिलिटी होती है, कि किसी के हाथ या पैरों में डिसेबिलिटी होती है, या किसी की आंख में डिसेबिलिटी होती है, किसी के कानों में डिसेबिलिटी होती है। तो ये सब आते हैं विशिष्ट प्रकार के बालक में। और कुछ होते हैं प्रतिभाशाली बालक। तो ऐसी बात नहीं है कि विशिष्ट बालक में हमेशा क्या आएंगे कि जो बच्चे जिनमें किसी चीज़ की कमी है वही बच्चे आएंगे, तो ऐसी बात नहीं है। जो प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, मतलब जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बच्चे होते हैं, जो सामान्य से ऊपर की बातें याद रखते हैं, तो उन्हें बोलते हैं विशिष्ट प्रतिभाशाली बच्चे। तो इन्हें विशिष्ट बालक या अपवादात्मक बालक भी कहते हैं। तो टेलफोर्डो एवं सावरे ने विशिष्ट का अर्थ दुर्लभ गुणों से बताया है। तो उन्होंने विशिष्ट का मतलब बताया है दुर्लभ गुण। दुर्लभ गुण उनको बोलते हैं जो एक जनरली सामान्य बालक में ना देखने को मिले। सामान्य बालक में क्या होता है कि वो हर तरीके से संतुलन में रहता है, मतलब कि ना तो वो उसमें शारीरिक डिसऑर्डर होगा, ना ही उसमें मेंटली डिसऑर्डर होगा। लेकिन जो विशिष्ट होते हैं उनमें मेंटली डिसऑर्डर भी हो सकता है और मेंटली उनमें स्ट्रेंथ भी हो सकती है, कि वो क्या कर सकते हैं कि अच्छे से अच्छी नॉलेज गेन रखते हो, या फिर बड़े लेवल की बातें वो करते हों, और किसी भी बात को उनको ऑब्जर्व करने की क्षमता बहुत ज़्यादा हो जाती है। अब देखो विशिष्ट बालक की परिभाषा क्या दी है, अलग अलग राइटर ने अलग अलग परिभाषा दी है। तो आपको एक ना एक परिभाषा हमेशा याद रखनी है, क्योंकि अगर आप एग्जाम में लिख के आते हो किसी राइटर के अकॉर्डिंग डेफिनेशन, तो वो ज़्यादा इफेक्टिव होती है और उस पर फुल मार्क्स मिलने के चांस बढ़ जाते हैं। तो विशिष्ट बालक की परिभाषा दी है हैवेट एवं फोसेस के अनुसार। तो हैवेट एवं फोसेस के अनुसार विशिष्ट ऐसा व्यक्ति जिसकी शारीरिक, मानसिक बुद्धि, इंद्रियों और मांसपेशियों की क्षमताएं अनोखी होती हैं। तो मतलब कि एक तरीके से शारीरिक होती है, मानसिक बुद्धि या इंद्रिय या मांसपेशी की क्षमताएं क्या होती है, अनोखी होती है, किसी और में नहीं होती वे, या फिर जनरली बहुत रेयर केस में देखने को मिलती है। तो इस तरीके की डेफिनेशन दी है हैवेट एवं फोसेस ने। अब आता है विशिष्ट बालकों की विशेषताएं क्या क्या होती है। विशेषताएं की अगर हम बात करें तो विशिष्ट बालकों के गुण सामान्य बालकों से अलग होते हैं।
उनके जो होते हैं सामान्य बालकों से वो पूरी तरीके से अलग होंगे, मतलब उनके कुछ ऐसे गुण होंगे, उनकी कुछ ऐसी विशेषताएं होती हैं जो वो सामान्य बालकों से अलग कर देती हैं। अब विशिष्ट बालक शारीरिक या मानसिक, सामाजिक या भावात्मक रूप से एक दूसरे से पूर्णतः भिन्न होते हैं। चाहे उनमें मैंने बताया था, चाहे उनमें शारीरिक रूप से वो अलग होंगे। अब देखा होगा एक क्लास है, उसमें कुछ मतलब 20 बच्चे हैं, उसमें मैंने 18 बच्चे सामान्य बिठा दिए और एक मोटा सा बच्चा ला करके बिठा दूँ, मतलब जिसका वेट 5 साल की उम्र में ही 5 या 10 साल की उम्र में ही कम से कम 50-60 किलो है, तो वो अलग ही विशिष्ट तरीके का बच्चा दिखेगा और टीचर का भी डायरेक्ट कॉन्सेंट्रेट किसी उस बच्चे पे जाएगा जो विशिष्ट बालक है। और विशिष्ट बालक की श्रेणी में वो भी आ जाता है जो ज़्यादा उपद्रवी बच्चा होता है। उपद्रवी कैसे कि क्लास में टीचर पढ़ा रहा है और वो सामने बैठा हुआ दंगा कर रहा है या फिर किसी तरीके के बच्चों को छेड़खानी कर रहा है, तो उस तरीके से भी क्या होता है, ये बच्चे भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में आते हैं जो अनुशासनहीनता करते हैं। अब आगे क्या विशेषता आती है इसकी, विशिष्ट बालकों की समझने की शक्ति सामान्य बालकों से भिन्न होती है। उनकी या तो बहुत धीमे होगी, मतलब मंद बुद्धि होंगे तो बहुत धीमे होगी, प्रतिभाशाली होंगी तो बहुत जल्दी समझ लेते होंगे। एक विशिष्ट बालक की अधिकतम सामर्थ्य के विकास के लिए उसे विद्यालय की कार्यप्रणाली तथा उसके साथ किए जाने वाले व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। तो उसके व्यवहार में अगर हम परिवर्तन कर देते हैं तो वो सामान्य बच्चों के इक्वल आकर के खड़ा हो जाता है और उसको बातों को समझने में ज़्यादा दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। तो विशिष्ट बालकों का विकास सामान्य बालकों की अपेक्षा तीव्र गति से होता है। अब मान लीजिए कोई प्रतिभाशाली बच्चा है, वो भी विशिष्ट बालक की श्रेणी में होता है, तो सामान्य बच्चे के अकॉर्डिंग वो क्या होता है, बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, बहुत तेज़ी से विकास होता है। अब विशिष्ट बालकों की विशिष्ट आवश्यकताएं, उनकी क्या क्या नीड्स होती हैं उस चीज़ के बारे में हम बात करेंगे। स्पेशल नीड्स ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन, तो विशिष्ट बालकों की क्या विशेषता है इसका पता लगाने के लिए हमें इन बालकों का मूल्यांकन करना होता है। तो हमें उन बालकों का मूल्यांकन करना होता है कि उनको किस किस चीज़ की आवश्यकता होती है। अतः विशिष्ट बालक हेतु विशिष्ट परीक्षा लेने के पश्चात ही हमें उनकी विशिष्टता का ज्ञात होता है। तो एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराया जाता है जिसमें कुछ हाई लेवल के क्वेश्चन होते हैं, कुछ जनरल लेवल के, मतलब कि सामान्य तौर के पे क्वेश्चन होते हैं। तो उसमें क्या होता है, जो बच्चा उन क्वेश्चनों को भी अटैम्प्ट कर पाएगा, सही तरीके से आंसर दे पाएगा जो कि उनको एडवांस लेवल के लगते हैं, तो उससे पता किया जा सकता है कि वो बच्चा विशिष्ट बालकों की श्रेणी में आता है। अब आगे बढ़ेंगे। देखो, बालकों की वर्गीकृत नहीं करना चाहिए क्योंकि यह एक नकारात्मक पद्धति है। अब ये नहीं करना चाहिए कि जो A1 क्वालिटी के बच्चे हैं, जो विशिष्ट बालक हैं, उनको अलग कक्षा में बिठा दिया जाए और जो बुद्धू बच्चे हैं, मंद बुद्धि बच्चे हैं, उन्हें अलग कक्षा में और सामान्य बच्चों को एक अलग कक्षा में। तो ये टोटली गलत है, इनको सबको एक साथ रखना चाहिए। यदि बालक, क्योंकि इससे क्या होता है, देखो बच्चे डिमोटिवेट होते हैं। डिमोटिवेट उस तरीके से होंगे, मान लिया हमने 3 सेक्शन बना दिए, एक बना दिया A सेक्शन, बी बना दिया और C सेक्शन बना दिया। तो A सेक्शन में हमने उन्हें रख दिया जो प्रतिभाशाली बच्चे थे, B सेक्शन में जनरल जो सामान्य बच्चे थे, और C सेक्शन में हमने उनको रख दिया जो एकदम मड़ बुद्धि थे, जड़ बुद्धि थे, मतलब उनको समझने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी। तो उससे क्या होगा, बच्चे डिमोटिवेट होंगे कि वो हमसे कितनी आगे हैं। जो दूसरे A क्लास के बच्चे हैं, उन्हीं के साथ पढ़ने वाले, उनको अलग रख देते हैं, तो वो बच्चे कहीं ना कहीं उससे अंदर से थोड़ा डिसअपॉइंट हो जाते हैं। अब देखो, थर्ड पॉइंट है, यदि बालक बाधित होता है तो शिक्षकों और अभिभावकों की उदासीन नहीं होना चाहिए। तो अगर बच्चा कोई बाधित है, इस तरीके की उसमें डिसेबिलिटी है, तो टीचर को या फिर उनके पेरेंट्स को उदासीन नहीं होना चाहिए, मतलब उनको अपसेट नहीं होना चाहिए, बल्कि उन बालकों को सुधारने हेतु उनके प्रयास करना चाहिए। तो उनके लिए प्रयास करना चाहिए कि इन बच्चों को कैसे हम एबल बना सकते हैं और वो जनरली जो सामान्य बालक होते हैं उनके साथ आकर के अच्छे से शिक्षा को ग्रहण कर सकें। बालकों में हीनता और निराशा की भावना ना आए, इसके लिए क्या करते हैं, शिक्षकों को प्रयास करते रहना चाहिए। मतलब बच्चों को ये ना लगे कि मैं तो बुद्धू हूँ, मुझसे एक छोटा सा क्वेश्चन भी हल नहीं होता, मुझसे ये जरा सी चीज़ भी याद नहीं होती। तो इस तरीके की हीन भावना टीचर को नहीं आने देनी चाहिए किसी भी बच्चे में। विशिष्ट बालकों के लिए क्या लिखते हैं, उनके लिए मतलब कि सामग्री की व्यवस्था करानी चाहिए। अभ्यास पुस्तिका आदि की आवश्यकता होती है, तो उनके लिए आवश्यकता की उपलब्धता करा देनी चाहिए। और विशिष्ट बालकों को प्रेरणा व आर्थिक सहायता, वाहन भत्ता तथा अधिगम सामग्री आदि देने हेतु आर्थिक सहायता करनी चाहिए। क्योंकि देखो, अधिकतर कुछ बच्चे विशिष्ट बालक जो मंदबुद्धि होते हैं ऐसे क्षेत्र में देखने को मिलते हैं जहाँ पर रूरल एरिया होती है, ग्रामीण एरिया होती है। तो वहाँ पर लोग क्या करते हैं,
इतनी आर्थिक स्थिति उनकी स्ट्रांग नहीं होती कि वो हर तरीके से अफर्ट उठा पाए। मतलब अगर स्कूल की तरफ से बैग प्रोवाइड किया गया है तो ठीक है, नहीं तो वे क्या करते हैं, कपड़े का ही थैला लेकर के चले जाते हैं। तो ऐसे केस में क्या करते हैं, उनको जितना हो सके टीचर को भी या फिर गवर्नमेंट को भी उनकी सहायता करनी चाहिए, जिससे वो विशिष्ट बालकों की तरह शिक्षा ग्रहण कर सके। तो विशिष्ट बालक जो होते हैं, पहली बात तो यही है कि सामान्य से वो भिन्न होते हैं। अब विशिष्ट बालकों की शिक्षा, उनकी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, तो इस बात को समझते हैं हम। बालक जिस प्रकार से तथा जिस गति से सीखना चाहता है उसे उसी प्रकार से अधिगम प्रदान किया जाना चाहिए। अब ये नहीं कोई बच्चा बहुत तेज़ी से सीख रहा है, वो एक दिन में मान लिया 4 क्वेश्चनों को बहुत आसानी से समझ ले रहा है और उनको कर भी दे रहा है, और एक मंदबुद्धि बच्चा है जो एक क्वेश्चन को एक दिन में भी नहीं समझ पा रहा है। और तो हम उसको उसके लिए ऐसे नहीं करेंगे कि जो बच्चा एक दिन में 4 क्वेश्चन कर रहा है तो उसको भी तब तक एक ही क्वेश्चन पढ़ाया जाए जब तक कि छोटे वाले बच्चों को समझ में आता है। तो ऐसा नहीं, जिस गति से वो सीखता है उसको उसी लेवल की बातें सिखा देनी चाहिए टीचर को, चाहे वो पर्सनली तौर से हो या फिर डायरेक्टली क्लासरूम में भी ऐसा पढ़ाया जा सकता है। अब विशिष्ट बालकों को शिक्षा उनकी वैयक्तिक विशेषताओं से मिलती जुलती दें ताकि बालक रुचि लेकर शिक्षा ग्रहण करे। अब क्या होता है, देखो अगर उनको बच्चों को हम शिक्षा देंगे जनरली रियल लाइफ से कोरिलेट करके, तो बच्चे क्या होंगे, बहुत अच्छे से सीखते हैं, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन की क्षमता क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। अब सपोज करो किसी बच्चे को हम एग्जाम्पल दें किसी सब्जी का, हम साइंस पढ़ा रहे हैं और हम सब्जी के बारे में बताते हैं, तो अगर हम बताएं कि जैसे कि आज तुम्हारे घर में कोई फल आया है, कि जी हाँ आया है, तो बच्चे कहेंगे कि क्या, बच्चों से पूछो कि क्या आया है, तो उन्होंने बताया कि केला है, तो केले के बारे में बताओ कि देखो तुमने केला खाते हो तो तुम्हें तुरंत एनर्जी मिल जाती है, क्योंकि उसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा होता है। तो इस तरीके से अगर हम उसको रियल एग्जाम्पल बताएंगे ना, या जैसे फिर मिड डे मील में आता है केला आता है, या फिर दूध आता है, कि दूध में क्या होता है, कैल्शियम होता है, दूध में बहुत सारे विटामिन होते हैं, बहुत सारे प्रोटीन्स होते हैं, उसमें हर तरीके की वो होती है, वो सब चीज़ें होती है जो शरीर को ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से अगर हम कोरिलेट करके बताएंगे तो बच्चों को बहुत जल्दी समझ में आता है। अब मानसिक मंदिर, श्रवण बाधित तथा शारीरिक एवं मानसिक पीड़ा से ग्रस्त बालकों की शिक्षा हेतु विभिन्न संस्थाओं की स्थापना की गई है, परंतु समस्या तब आती है जब बालक को दिए गए उपकरणों का उपयोग उनके माता पिता करने में असमर्थ हो जाते हैं। तो देखो विशिष्ट बालकों के लिए एक अलग तरीके से सामग्री भी आती है, उनके लिए अलग अलग व्यवस्था भी की जाती है, अलग तरीके के उनके विद्यालय भी खुले हुए हैं, संस्थान खुली हुई हैं। पर प्रॉब्लम तब आती है जब उनके माता पिता उनका उपयोग करवाने में असमर्थ होते हैं। अतः अभिभावकों को क्या होता है, उत्तम प्रयास करना चाहिए, साथ ही शिक्षण संस्थाएं सस्ती व उत्तम शिक्षा प्रदान करें तो बाधित बालक इसका लाभ उठा सकेंगे। अब मान लिया एजुकेशन कहीं पर बहुत अच्छी हाई क्वालिटी की होती है, तो वहाँ पर फीस भी जनरली हाई क्वालिटी की ही लेंगे, लेकिन उन विद्यालयों को या उन संस्था को करना चाहिए कि जो विशिष्ट बालक हैं उस केस में उन बच्चों को थोड़ा सहूलियत दी जाए, जिससे उनके माता पिता जो होते हैं, अभिभावक जो होते हैं, उनको अफोर्ड कर पाएँ उस स्कूल में पढ़ाने के लिए। विशिष्ट बालकों के लिए विषय में राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 में कहा गया, क्या कहा गया था 1986 में, जहां तक संभव हो आंशिक रूप से बाधित बालकों व हाथ पैर से कार्य करने में असमर्थ बालकों की शिक्षा सामान्य बालकों के साथ होगी। तो जैसे कि अगर किसी बालक का कोई लेफ्ट हैंड नहीं है और वो राइट हैंड से लिखता है, तो ऐसा नहीं कि उसको स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में भेजा जाए। कोई बच्चा चलने में असमर्थ है, लंगड़ा होकर के चलता है, तो ऐसा नहीं कि उसको स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन में भेजा जाए, उनको सामान्य बालकों के साथ हम पढ़ा सकते हैं, क्योंकि मानसिक रूप से पढ़ाई अगर जो स्ट्रांग रहती है तो जो शारीरिक दबाव होता है उसको वो आराम से ऊपर उठ पाएगा। अगर मान लिया हम उसको यही कह के रहेंगे कि तुम्हारे एक हाथ नहीं है तो तुम दाहिने हाथ से भी नहीं लिख पाओगे, तो वो कैसे ग्रो करेगा। तो हम क्या कहेंगे कि बेटा तुम्हारा लेफ्ट हैंड नहीं है तो इसके लिए तुम निराश क्यों होते हो, राइट हैंड तो है ना तुम्हारे पास, वो सब चीज़ें तुम राइट हैंड से कर सकते हो जो लेफ्ट हैंड नहीं कर सकता था। तो ये चीज़ें होती है। अब आती है भारत सरकार के द्वारा इस बालकों की शिक्षा मुफ्त रखनी चाहिए। तो इस तरह के बालक जो होते हैं उनकी मुफ्त रखनी चाहिए और छात्रवृत्ति देनी चाहिए, उनको पुस्तक मुहैया करा देनी चाहिए और अलग तरीके की व्यवस्था करनी चाहिए। विशिष्ट बालकों की औपचारिक शिक्षा से पूर्व किसी विशिष्ट शिक्षा केंद्र जैसे आंगनबाड़ी आदि में शिक्षा दिलानी चाहिए। तो विशिष्ट बालकों को क्या होती है, एक औपचारिक शिक्षा देने से पहले किसी विशेष शिक्षा केंद्र जैसे आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, प्राइमरी स्कूल में आंगनबाड़ी केंद्र होते हैं, वो क्या करते हैं कि एक तरीके से जब फर्स्ट क्लास में बच्चा नहीं आता उससे पहले वो उनको ट्रेन करते हैं, छोटी मोटी चीज़ें जैसे ABCD क ख ग ये सब चीज़ें उनको पढ़ा देते हैं, या फिर चीज़ों का रंग पहचानना, चीज़ों को छोटा और बड़ा में अंतर करना, ये सब चीज़ें वो उनको सिखा देते हैं। अब विशिष्ट बालकों के प्रकार क्या होते हैं, विशिष्ट बालकों के प्रकार होते हैं प्रतिभाशाली बालक, मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक जो होते हैं,
जिनमें मतलब मेंटली डिसऑर्डर होता है। और पिछड़े बालक होते हैं, शारीरिक विकलांग बालक होते हैं, अवंचित वर्ग के बालक होते हैं, समस्यात्मक बालक, बाल अपराधी बालक, सृजनात्मक बालक, और 9 नंबर है खिलाड़ी बालक, मतलब जिनके अंदर एक प्लेयर की क्वालिटी होती है। और अधिगम बालक और कुसमायोजित बालक, और तिरस्कृत बालक मतलब जिनको हम समाज क्या करता है, तिरस्कार करता रहता है कि तुम ये नहीं कर सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुमसे ये नहीं हो सकता, ये सब चीज़ें होती है तिरस्कृत बालक के अंदर। और सुविधा वंचित बालक, तो जिसको बच्चों को सुविधा नहीं मिल सकती, जो जनरली सामान्य बालकों को मिल जाती है, वो भी जो बेसिक नीड है वो भी उसकी पूरी नहीं हो पाती। अब प्रतिभाशाली बालक, तो प्रतिभाशाली बालक के बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ गुड डे। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब